हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम फिनोल की बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे फिनोल के रासायनिक गुण। फिनोल कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, फिनोल जो है उसकी रासायनिक गुणों की बात करें तो कंप्लीटली 3 प्रकार की रिएक्शन ये देता है। फर्स्ट है OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं। सेकंड है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। थर्ड है संघनन अभिक्रियाएं। तो तीनों प्रकार की रिएक्शन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा OH समूह की अभिक्रियाएं। तो देखो, फिनोल के OH समूह की अभिक्रियाएं ये अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि फिनोल के ऊपर जो OH समूह है उसके द्वारा फिनोल की अनुनादी संरचनाएं कौन कौन सी बन सकती हैं। तो देखो, उसके लिए फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, तो देखो यहाँ ये है अपना फिनोल। अब फिनोल के साथ में हम अनुनादी संरचनाएं इसकी लिखें तो लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर, इन लोन पेयर का रिंग के ऊपर बेंजीन वलय के ऊपर +R प्रभाव होता है, सबको पता है। उसके अलावा क्या है, तो देखो +R प्रभाव जो है उसका अर्थ है कि यहां से लोन पेयर रिंग की ओर चलेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर जाएंगे तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो हमेशा जब भी किसी प्रतिस्थापित समूह के द्वारा रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने या घटने की बात करें तो वो पोजीशन केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ऐसा होता है। तो देखो, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कौन सी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। फर्स्ट है अपने पास माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H+। उसके बाद वापस से पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और पैरा पोजीशन पे क्या बनता है, और यहां आ गया अपना डबल बॉन्ड। अब देखो, पैरा से वापस ऑर्थो पोजीशन पे, और ऑर्थो पोजीशन पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो बनता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगी, और फिर वापस से न्यूट्रल बन जाएगा। तो वापस से न्यूट्रल बना देंगे। तो ये स्ट्रक्चर थी किसी फिनोल अणु की अनुनादी संरचनाओं की बात करें तो ये फिनोल के लिए अनुनादी संरचनाएं हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखो। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हम फिनोल से H को निकाल दें, यहां से H को निकाल दें तो H+ के रूप में निकलेगा, और H+ के रूप में यानी प्रोटॉन निकलेगा। तो प्रोटॉन निकलने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर क्या रह जाएगा, माइनस चार्ज। यानी वो माइनस चार्ज कहां से आया, तो ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के द्वारा दर्शाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। तो यहां हम लिखें फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। तो देखो, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कैसे लिखेंगे, तो ये फिनोल है अपने पास, और फिनोल से हाइड्रोजन निकलने के बाद में क्या बच जाता है, माइनस चार्ज और 2 लोन पेयर। अब जो माइनस चार्ज है उसका भी कौन सा प्रभाव है, यहाँ रिंग के ऊपर +R प्रभाव। तो ये कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में, और जब रेजोनेंस करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखो अनुनादी संरचनाएं लिखें इसकी तो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज। तो देखो यहाँ इस तरीके से यहाँ हम स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं। देखो, तो इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे अब आ जाएगा पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज, पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज। उसके बाद में हम लिख सकते हैं O
अब आगे क्या आएगा, वापस ऑर्थो पोजीशन पे, और जब ऑर्थो पोजीशन पे आता है तो बनता है माइनस, उसके बाद डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, फिर वापस से वही नेगेटिव आयन वाली फिनॉक्साइड आयन की जो पहली स्ट्रक्चर थी उसके समान बनाएंगे, तो बनता है ऑक्सीजन माइनस लोन पेयर। तो ये सब क्या थी, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, और ये थी फिनोल के अणु की अनुनादी संरचनाएं। तो देखो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं और फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या है वो अपने को समझना है। यहाँ टॉपिक यही है अपना कि दोनों अनुनादी संरचनाओं के बीच में अंतर क्या है और कौन सी ज्यादा स्टेबल है और क्यों है। तो देखो यहाँ पे जो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें आप देख रहे हैं कि फिनोल में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है और अंदर रिंग में नेगेटिव चार्ज या माइनस। तो देखो यहाँ पर दोनों चार्ज एक साथ अनुनादी संरचना में चल रहे हैं, इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन या आवेश का पृथक्करण। ठीक है, और जब आवेश का पृथक्करण होता है तो वो संरचना कम स्थायी होती है तुलना में किसके, तो देखो फिनॉक्साइड आयन जो है उसमें एक ही चार्ज है, वही चल रहा है, नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव नहीं है। इसका अर्थ है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन के पास थी उसको स्टेबल करने के लिए सभी एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है बारी बारी से। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण हो रहा है। विस्थानीकरण, विस्थानीकरण का मतलब है एक स्थान पर ना ठहर के अलग अलग स्थानों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा हुआ दिखा रही है। तो अलग अलग स्थानों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। देखो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, फिर दिखा रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फिर दिखा रहे हैं इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है, और विस्थानीकरण जो है वो अनुनादी संरचनाएं आवेश के पृथक्करण वाली अनुनादी संरचनाओं की तुलना में अधिक स्थायी होती हैं। तो ये अपना टॉपिक था कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी होगी। तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी होगी फिनॉक्साइड आयन, कारण है विस्थानीकरण। दूसरी बात करें तो यहाँ पर पहली स्ट्रक्चर जो है वो कम स्थायी है क्योंकि आवेश का पृथक्करण हो रहा है, दोनों चार्ज जो हैं एक साथ प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, इस कारण से। अब बात करें हम कि दोनों स्ट्रक्चर से हम और आगे इसके नेचर के बारे में क्या पढ़ सकते हैं। तो पहले इन स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से, फिर अब आगे पढ़ते हैं इसमें। अब देखो यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसको हटाते हैं हम। अब बात करें कि फिनोल की प्रकृति जो है, फिनोल की प्रकृति तो कैसी होती है। फिनोल की प्रकृति अम्लीय। चलो ठीक है, कैसे पता चला कि फिनोल की प्रकृति अम्लीय होती है। तो देखो 10th क्लास तक भी पढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है। 10th क्लास में है किसी अम्ल की अभिक्रिया या किसी क्षार की अभिक्रिया जब धातु से करवाते हैं, मेटल से, तो कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी गैस, तो कौन सी गैस मुक्त होती है, H2 गैस मुक्त होती है। 10th क्लास में दिया हुआ है कि जब किसी अम्लीय क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो एक गैस मुक्त होती है जो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। तो कौन सी गैस है, ये क्वेश्चन भी है 10th क्लास में। तो H2 गैस जो है वो प्राप्त होती है। पहली बात किससे हमें पता लगेगा। दूसरा है किसी अम्ल की अभिक्रिया यदि हम किसी क्षार से करवाएं तो हमें क्या मिलेगा। तो ये अभिक्रिया है उदासीनीकरण की,
ये भी 9th 10th से पढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो देखो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या मिलता है, तो नॉर्मल सी बात है, क्या, लवण और जल। ठीक है, चलो उसके अलावा बात करें कि दो अभिक्रियाएं होगी। देखो इन दो अभिक्रियाओं को इंपॉर्टेंट मानते हैं किसी भी पदार्थ के नेचर को जानने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें फिनोल की, तो फिनोल अम्लीय प्रकृति का है। कैसे पता लगाएंगे, तो देखो फिनोल को रख देते हैं अम्ल की जगह और उसके साथ ये रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो फिनोल की बात करें तो फिनोल को रखते हैं अम्ल की जगह, तो ये था फिनोल। ठीक है, फिनोल के साथ में मेटल की रिएक्शन करवा दें, धातु की अभिक्रिया करवा दें। तो धातु लिया हमने सोडियम, तो सोडियम के साथ में फिनोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ H2 गैस मुक्त हो गई और H2 गैस मुक्त होने के साथ में हमें मिला है सोडियम फिनोक्साइड। तो जब किसी धातु की अभिक्रिया से H2 गैस मुक्त हो रही है, इसका अर्थ है कि धातु के साथ लिया जाने वाला पदार्थ क्या है, अम्ल। ठीक है, तो अम्ल पहला तो कारण है, इस अभिक्रिया से हमें पता लग रहा है कि फिनोल क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। दूसरी अभिक्रिया अम्ल क्षार उदासीनीकरण की अभिक्रिया, तो अम्ल क्षार उदासीनीकरण में क्या रख दें, तो अम्ल लेते हैं, यहाँ पर फिनोल हो गया और फिनोल के साथ में NaOH लें, क्षार लें, तो क्या बनना चाहिए, लवण बनना चाहिए और जल बनना चाहिए। तो देखो यहाँ लवण और जल बनता है क्या, तो बनता है इस रिएक्शन में अपने पास ONA, Na क्या है प्लस, O क्या है माइनस और यहाँ H2, तो ये क्या है लवण और ये जल। तो इस प्रकार की दोनों अभिक्रियाओं से हमें पता चलता है कि फिनोल की जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति है। इसको याद रखें, किसी पदार्थ की प्रकृति को जानने के लिए हम इस प्रकार से 2-3 रिएक्शन जो उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर को दिखाती हैं उनसे पता लगाते हैं, उनको करवाते हैं। तो देखो इसके अलावा एक रिएक्शन है फिनोल के लिए कि फिनोल की रिएक्शन जब हम किसी RMgX से करवाएं तो क्या मिलेगा, तो फिनोल की रिएक्शन RMgX से करवा दो, RMgX। तो RMgX से जब फिनोल की रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो फिनोल की रिएक्शन में देखो RMgX की रिएक्शन में हमेशा R माइनस निकलता है। ठीक है, R माइनस जब निकलेगा तो क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पे R माइनस है, यहाँ फिनोल प्लस है, तो यहाँ MgX प्लस। इस प्रकार की रिएक्शन में हमें यहाँ Mg जो है वो H प्लस का प्रतिस्थापन करता है। तो H प्लस का प्रतिस्थापन कौन करेगा, Mg प्लस, तो Mg प्लस X कहाँ जुड़ जाएगा, फिनोल के ऊपर और मिलेगा O MgX। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, प्लस में R एक एल्केन मिलेगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन RMgX से अभिक्रिया है, ये RMgX से। तो फिनोल की 3 प्रकार की रिएक्शन है जिनसे पता लगता है कि फिनोल एक एसिडिक नेचर का होता है। अब फिनोल का एसिडिक नेचर जो है वो किस प्रकार से डिफाइन करें, कि ये तो पता लग गया है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति का है। अब ये कैसे पता लगाएं कि फिनोल अम्लीय प्रकृति का क्यों है, तो देखो फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण, यहाँ टॉपिक को थोड़ा चेंज करें, फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण, तो कारण क्या क्या होंगे, तो कारण देखने के लिए बात करें, फर्स्ट है यहाँ पे पहला कारण क्या है, तो पहले स्ट्रक्चर देखो इसकी, तो पहला कारण आता है कि फिनोल पर उपस्थित OH समूह में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, और इन दोनों लोन पेयर का रिंग के ऊपर +R प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जब +R प्रभाव पड़ता है तो रिंग में ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो बनने वाली स्ट्रक्चर में
कुछ इस प्रकार का अनुनादी संकर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अनुनादी संकर हमें प्राप्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जो है उसका कारण है कि देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज है, जैसे मान लो X है, X के ऊपर प्लस चार्ज है उसकी तुलना में X, या फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बन है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। अब देखो इस प्रकार का कोई भी एटम हो जिसमें खुद के न्यूट्रल और खुद की पॉजिटिव पोजीशन है, तो दोनों की यदि तुलना करें तो हमेशा पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। याद रखें, किसी भी पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उदासीन की तुलना में, न्यूट्रल की तुलना में अधिक होती है। किसी भी नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है न्यूट्रल की तुलना में। तो इनका ऑर्डर क्या हो सकता है, O माइनस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ऑक्सीजन की उससे ज्यादा, O प्लस की सबसे ज्यादा। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे O प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़ने के कारण इस बंध की ध्रुवीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे जल्दी से जल्दी H प्लस त्यागने का गुण बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुवीय बंध जो होता है वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कमी हो गई तो विद्युत ऋणता बढ़ गई, जिससे बंध जल्दी से जल्दी टूटने की कोशिश करता है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो, तो देखो दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण देखो यहाँ पे, ये अपना फिनोल था, तो थोड़ा सा जीओसी की ओर चले। 11th क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ संकरण है sp, यहाँ संकरण है sp2, यहाँ पर संकरण है sp3 कार्बन में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि sp sp2 sp3 पढ़ा हुआ है अच्छे से। sp संकरण को यदि टोटल 100 माने तो s करेक्टर कितना है इसमें से, तो 50% s गुण है। ठीक है, इसमें कितना है तो 33% है, इसमें कितना है तो 25% s गुण है। और मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू प्रतिशत s गुण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है प्रतिशत s गुण के। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से बॉन्ड की होगी, तो बताओ कौन से बॉन्ड की होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो है उसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि किसी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। देखो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ किसी कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ सिंगल कार्बन पे नेगेटिव है। तो 2-3 प्रकार के हमारे पास ये एग्जांपल हैं। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल नेगेटिव आयन कौन सा होगा, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पहले इसको देखो एग्जांपल को कि कौन से प्रकार का एस करेक्टर किस एग्जांपल में ज्यादा है। तो एस करेक्टर किस में ज्यादा है, sp संकरण वाले में, ट्रिपल बॉन्ड में। और s करेक्टर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी जब s करेक्टर बढ़ेगा। तो s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किन्हीं इलेक्ट्रॉन को, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की क्षमता, खींचने की क्षमता। तो देखो यहाँ नेगेटिव आयन को खींच करके रखने की, स्थायी रखने की, अपने पास रखने की क्षमता जो है वो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ज्यादा किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये ज्यादा अपने पास होल्ड करके रख सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, ट्रिपल बॉन्ड वाले की। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। और पॉजिटिव की बात कर लें, पॉजिटिव की बात करें तो देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता है।
तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को बढ़ा दिया। और दूसरा क्या है, पॉजिटिव किसको दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी। किसको दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी को। और किसी भी कार्बोकैटायन का स्थायित्व किससे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने वाले यौगिक के द्वारा किसी कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आर समूह जोड़ दें, एल्किल समूह जोड़ दें, तो कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि एल्किल समूह का इफेक्ट प्लस आई होता है। और प्लस आई का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने वाला समूह। तो इस तरीके से हम बात करें कि कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर भी कमी है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ प्रतिशत एस गुण भी क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होगी। तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट है जीओसी में, इससे काफी आपको जो प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व होंगी। अब यहाँ बात करें अपने फिनोल के नेचर में बात करें, तो ये कार्बन जो है वो कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। ऑक्सीजन कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। ठीक है, अब दोनों के संकरण के बीच में देखो, यहाँ ऑक्सीजन के पास में प्रतिशत एस गुण था 25%, यहाँ है 33%। चलो ये बात मान लें कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, मान लिया हमने, लेकिन फिर भी एक तो एरोमेटिक कैरेक्टर और दूसरा प्रतिशत एस गुण की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इस कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि टोटली जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को इस बॉन्ड से लेने थे माइनस आई प्रभाव के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन का कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, माइनस आई, उतने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं ले पाता। तो फिर कहां से लेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी को कहां से पूरा करेगा, कहां से खींचने की कोशिश करेगा, या हम ये बोल दें कि अपनी विद्युत ऋणता को कहां से सेटिस्फाई करेगा, तो वो करेगा OH, यानी जो कमजोर होता है उसी को दबाया जाता है, सबको पता है। यहाँ तो sp2 संकरण है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, अब कहां से लेने की कोशिश करेगा, H से, और जब ऐसा होगा तो बॉन्ड की ध्रुवीयता जो है वो बढ़ जाएगी और H+ आसानी से रिलीज होगा। तो दूसरा गुण है कि फिनोल में कार्बन का संकरण sp2 संकरण होता है, जिस कारण ऑक्सीजन अपने विद्युत ऋणता को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचता है, किसकी तरफ से, हाइड्रोजन की तरफ से, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बॉन्ड की ध्रुवीयता बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट क्या है इसमें, थर्ड पार्ट इसका कैसे लिखें, तो देखो क्या है, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, या हम बात करें ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा, लुईस को छोड़ो, ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा क्या कहती है, तो ब्रांस्टेड लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा जो है वो कहती है कि H+ त्यागने के बाद में, किसी भी यौगिक में H+ त्यागने के बाद में संयुग्मी क्षार बनता है। तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व यदि ज्यादा है तो उस यौगिक की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ क्या है, ब्रांस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग चले, ब्रांस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ब्रांस्टेड लोरी AH कोई यौगिक है और इसके द्वारा A- बना H+ त्यागने के बाद में, A- क्या है, संयुग्मी क्षार। इस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा इस एसिड की, या अम्लित हुआ, H+ त्याग रहा है तो अम्ल होगा, तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, एसिडिटी, इस यौगिक की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल H2SO4, H+ HSO4- और यहां से एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो 2H+ SO4-2। अब SO4-2 जो है, इस में हम बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, इस कारण ये कैसा एसिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो बात करें तो इस तरीके से हम फिनोल पर अप्लाई करें इस रूल को तो क्या होगा, तो फिनोल पर अप्लाई करके देख लें। तो फिनोल था अपना बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर OH। अब देखो फिनोल में से जब हाइड्रोजन को निकालें तो बनता है फिनोक्साइड आयन, क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन।
अब फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फिनोक्साइड आयन के पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण रिंग में हो जाता है। तो इस कारण देखो यहाँ ये संयुग, इसको क्या बोलते हैं, फ्रांस लोरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये संयुग्मी क्षार, कंजुगेटेड बेस संयुग्मी क्षार है। तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब ऐसा होता है तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाता है। और जब बढ़ गया स्थायित्व तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जिससे प्राप्त हुआ है उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये तीन प्रकार के जो हैं ये हमने नेचर इसके पढ़े हैं। अब हम आगे फिनोल के जो इफेक्ट्स हैं, फिनोल के इफेक्ट जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम देखें कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति हमने पढ़ ली, अम्लीय प्रकृति के कारण पढ़ लिए। अब फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर कौन कौन से प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव होगा। तो देखो फिनोल पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखो क्या होता है और वो अम्लीय प्रकृति को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ टॉपिक चेंज कर दें, फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। तो टॉपिक हो गया फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। तो प्रतिस्थापी दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले जिनका प्रभाव होता है -I प्रभाव, और एक इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षी करने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं, उनका प्रभाव है +I। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव। अब यहाँ हम बात करें, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, फिनोल। अब फिनोल में यहाँ sp2 संकरित कार्बन है, रिंग के अंदर इसके दोनों लोन पेयर जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है और रिंग में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ यदि हम यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा समूह जोड़ दें जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का अर्थ है -I प्रभाव वाला समूह। और वो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल बात करें तो NO2 है, या हेलोजन में लिख दो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, -I प्रभाव वाले हैं। इनमें से किसी एक को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ें तो क्या होगा। तो देखो NO2 को यहाँ पे जोड़ दें, और जब NO2 को ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसका कौन सा प्रभाव है, -I प्रभाव। तो जब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं -I प्रभाव के कारण, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या आएंगे, रिंग की ओर आएंगे, यानी इनकी गति जो है +R प्रभाव दर्शाने की वो बढ़ जाएगी। और ऐसा होने से OH बंध की ध्रुवीयता और अधिक बढ़ेगी। तो देखो OH बंध की ध्रुवीयता और अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा, OH बंध आसानी से टूट जाएगा। तो देखो अच्छे से कि जब रिंग पर -I प्रभाव वाला समूह जुड़ेगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। एक तो sp2 संकरित कार्बन और दूसरा इलेक्ट्रॉन की कमी, तो विद्युत ऋणता और ज्यादा बढ़ेगी और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जल्दी अपनी ओर खींचेंगे, यानी +R प्रभाव दर्शाएगा तेजी से, जिससे OH बंध टूट जाएगा। पहला कारण हो गया। देखो इसमें अब बात करें, यदि एक NO2 है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर उसके अलावा 2 NO2 जोड़ दें, NO2 और NO2, अब क्या होगा, तो अब एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यदि 3 जोड़ दें, NO2 और NO2, तो एसिडिटी और अधिक हो जाएगी। तो ये अम्लीयता का क्रम है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 11th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि -I प्रभाव इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी या अम्लीयता।
याद आया कुछ कि माइनस आई प्रभाव प्रोपोर्शनल टू अम्लीयता, माइनस आई प्रभाव जितना बढ़ाओगे अम्लीयता उतनी बढ़ेगी, प्लस आई प्रभाव प्रोपोर्शनल टू क्षारीयता, प्लस आई प्रभाव जितना बढ़ाओगे क्षारीयता बढ़ेगी। उसके अलावा क्या बताया था कि प्लस आई प्रभाव प्रोपोर्शनल टू 1 अम्लीयता भी लिख दें। क्षारीयता को छोड़ के अम्लीयता की बात करें किसी यौगिक के लिए और ग्रुप जोड़े प्लस आई, तो जितना ज्यादा प्लस आई समूह जोड़ते रहेंगे अम्लीयता उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का ये 3 प्रभाव हैं, इनको याद रखें जीओसी में। तो है दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन आकर्षी के अलावा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ दें। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, तो प्रतिकर्षी समूह में यानी प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले में एक समूह प्रमुख है, वो है एल्किल समूह। तो देखो यदि फिनोल पर एल्किल समूह जोड़ दें, एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। एल्किल समूह बॉन्ड में क्या देगा, इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर देगा, और रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग को इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है कौन, आर समूह। तो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा करता है आर समूह, तो उस कमी को ये पूरा कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन से जितने इलेक्ट्रॉन ले रहे थे अब तक कमी को पूरा करने के लिए, उतने इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो कमी को पूरा करने का नेचर जो था वो दोनों बॉन्ड में बट गया है। जैसे मान लो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब तक तो ऑक्सीजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर रहा था, लेकिन अब प्लस आई प्रभाव वाला समूह 1 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है, यानी यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो रिंग की थी वो कम हो जाती, और ऐसा होने पर बंध की ध्रुवीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब ऐसा होगा तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, H+ रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आकर्षी समूह जुड़े हुए हों तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम बात करें, यदि जितने हम प्लस आई प्रभाव जोड़ेंगे उतनी ही अम्लीयता घटती चली जाएगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल टू या एंटी प्रोपोर्शनल टू का संबंध इनमें होता है। तो देखो इसकी अम्लीयता ज्यादा होगी, ऑर्थोपैरा की तुलना में, और इसकी सबसे कम अम्लीयता होगी ये इनके लिए अम्लीयता का क्रम है। तो 2 प्रकार के समूह का प्रभाव हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि हम तुलना कैसे करें फिनोल और अल्कोहल के बीच में एसिडिटी का अंतर कैसे करें, कि कौन से की एसिडिटी ज्यादा है कौन से की कम है और क्यों, क्योंकि दोनों में समान समूह है OH और OH। अल्कोहल में तो है ROH, फिनोल में है C6H5OH। अब दोनों की एसिडिटी की क्या करें तुलना, तो देखो डिफरेंस बिटवीन एसिडिटी, तो अल्कोहल की और फिनोल की एसिडिटी की तुलना कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट है कि फिनोल में H जो है वो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, और कार्बन यहाँ पर जो है एल्किल समूह की कार्बन है, मान लो एग्जांपल अपने पास CH3OH, तो ये कार्बन कैसा है sp3 संकरित कार्बन, और sp3 संकरित कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है किसको, ऑक्सीजन को, यानी इसका कौन सा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव। और जब प्लस आई प्रभाव है तो यहाँ से जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले रहा था ऑक्सीजन वो कम लेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन कर रहा है, CH3, यानी OH बंध की ध्रुवीयता घट जाती है, और इस कारण से H+ जल्दी से रिलीज नहीं होगा, यानी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कारण क्या है, प्लस आई प्रभाव है, तो इस वजह से ध्रुवीयता कम हो रही है, क्योंकि sp3 संकरित कार्बन होता है। अब देखो यहाँ पर फिनोल की बात करें
तो फिनोल में sp2 संकरित कार्बन है। देखो यहाँ जो था कुछ इस तरीके की पोजीशन होती है फिनोल में। अब आगे हम रिंग लिखने की जरूरत नहीं है पूरी, केवल हम बात करें उस कार्बन की जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के कार्बन को बोलते हैं एप्सो पोजीशन वाला, एप्सो पोजीशन बोलते हैं। किसी भी रिंग जो है उस रिंग में ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, ये सॉरी ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा हो गई, ये ऑर्थो पोजीशन, और ये पोजीशन जो है ये वाला कार्बन इसको बोलते हैं एप्सो कार्बन। ठीक है। अब देखो यहाँ हम बात करें कि इस स्थिति में कार्बन के साथ में जो द्विबंध बन रहा है एप्सो पोजीशन पे वो एक sp2 संकरित है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तुलना में जो ध्रुवीयता जो है sp2 संकरित होने के कारण OH बंध की ध्रुवीयता को बढ़ाते हैं। इसकी तुलना में अल्कोहल की तुलना में, इस वजह से एसिडिटी भी बढ़ जाती है। एक कारण हो गया। दूसरा क्या है तुलना, दूसरा है ROH से H निकाल दो तो क्या बनेगा RO माइनस, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। और एल्कोक्साइड आयन में नो रेजोनेंस, अनुनाद नहीं होता, और अनुनाद नहीं होगा तो कोई स्थायीकरण भी नहीं होगा। और ऊपर से प्लस आई और है, तो प्लस आई प्रभाव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को घटाता है। याद रखें, प्लस आई प्रभाव नेगेटिव की स्टेबिलिटी को घटाता है। यदि यहाँ पर प्लस होता तो स्टेबिलिटी बढ़ती। अब आगे बात करें, यहाँ पर आ जाओ फिनोल में। तो फिनोल में जो फिनोक्साइड आयन बन रहा है O माइनस, तो फिनोक्साइड आयन जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है। जब ऐसी स्थिति होगी तो यहाँ क्या आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, बता चुके हैं पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, जिससे स्ट्रक्चर की जो स्थायित्व है स्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी और यौगिक की एसिडिटी अधिक होती है। तो दोनों कारण पता लग गए। पहला है sp3 संकरण है इसमें, यहाँ sp2 है। दूसरा कारण है यहाँ एल्कोक्साइड आयन बनता है प्रोटॉन त्यागने के बाद, यहाँ फिनोक्साइड आयन बनता है। और जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा होगा उसके अम्ल की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो कौन से संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा है, फिनोक्साइड का, तुलना में किसके, एल्कोक्साइड के। तो ये यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जो आज हमने पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अच्छे से पढ़ें और इनको रफ में लिख करके याद भी करें। नोट्स को देख लें अच्छे से, नोट्स आपके पास सेंड कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।